तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया टेक्सोनॉमी, ठीक। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया हमारा टेक्सोनॉमी, इज नोन एज टेक्सोनॉमी। समझ गए, टेक्सोनॉमी। और अब देखते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक। लीनियस इन्होंने टेक्सोनॉमी के फादर हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में सारा कुछ स्टडी किया था और तब इन्होंने बताया, जब ये कैरोलस लीनियस आए तो इन्होंने क्या दिया, एक वर्ड दिया जिसका नाम था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जिसका नाम क्या था? एक वर्ड दिया इन्होंने, कॉइंड किया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कॉइंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है द्विनाम पद्धति। बात समझ रहे हो बच्चों? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है द्विनाम पद्धति, यानी किसी भी चीज के दो नाम होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विनाम पद्धति। हर चीज का दो नाम होगा। दो नाम का मतलब एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। इतनी बात समझ में आ गई? एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम के बारे में अगर हम देखेंगे तो कॉमन नेम हमेशा चेंज होता रहता है। कि अगर हम कॉमन नेम के बारे में स्टडी करें तो कॉमन नेम में कंडीशन क्या आएगी कि जैसे भी वो कंडीशन आती है 100 मीटर की, दूसरे जगह पर जाकर, दूसरे एरिया में जाकर हम किसी भी चीज को अलग अलग नाम से डिनोट करने लगते हैं और उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होगा वो कहीं भी पढ़ेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड तो वो एक ही जैसा रहेगा। हमको इससे एक बेनिफिट हुआ, जब इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया तो इन्होंने कहा कि अगर किसी के कैरेक्टर सेम है तो उनको एक जगह पे रख दो, एक क्लास में डिवाइड कर दो। दूसरे के कैरेक्टर सेम है तो उसको दूसरे जगह पे रख दो। तो ये सब रखने से इनको एक बेनिफिट यह ऑब्टेंड हुआ कि अगर कॉमन नेम चेंज होता है, कॉमन नेम से हम किसी चीज को लर्न नहीं कर सकते। कॉमन नेम से हम किसी चीज को लर्न नहीं कर सकते कि हमने कॉमन नेम जान लिया तो यहाँ पर ये कॉमन नेम है तो आगे भी ये कॉमन नेम रहेगा, हम ये चीज नहीं जान पाएंगे। लेकिन साइंटिफिक नेम हमारा यहाँ पर भी है, इंडिया में भी है, कहीं पे भी जाएंगे तो वो, अगर मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है तो वो देसी आम हो, विदेशी आम हो, कैसा भी आम हो, लेकिन मैंगीफेरा इंडिका नहीं बदलेगा। बात इतनी समझ गए? बात इतनी समझ गए सब लोग? यस मैम। अब जरा देखो इन्होंने क्या कहा कि क्लासिफिकेशन को कैसे रखते हैं हम लोग, कि क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने दिया कि सबसे पहले एक वर्ड दिया जिसका नाम था किंगडम। किंगडम, ठीक। दूसरा वर्ड दिया फाइलम, जो कि अभी हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ के आए हैं। और एक वर्ड दिया डिवीजन। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो वहां पर वर्ड यूज किया जाएगा डिवीजन। एनिमल की बात करेंगे तो वहां पर वर्ड यूज किया जाएगा फाइलम। बस समझ गए? प्लांट की बात करेंगे तो वहां पर वर्ड यूज किया जाएगा डिवीजन, और अगर एनिमल की बात करेंगे तो वहां यूज किया जाएगा फाइलम। फाइलम के बाद आ जाएगा क्लास, क्लास के बाद आ जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाएगा फैमिली, फैमिली के बाद आ जाएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस यानी वंश, और फिर स्पीसीज यानी जाति। हम लोग कहते हैं हम इस वंश को चला रहे हैं, उस वंश को चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम किसी वंश को नहीं चला रहे हैं। हमको कुछ नहीं पता कि हम कौन से वंश को चला रहे हैं, सिवाय एक के कि हम होमो वंश को चला रहे हैं। और सेपियंस हम लोगों की स्पीसीज है। हम हो, आप हो, कोई भी हो, करेक्टर्स में हम लोगों में सिमिलरिटीज हैं। तो हम लोग ये कह दें कि ये तिवारी, वो शर्मा, फलान, ये वो, कुछ नहीं है। हम लोग एक ही वंश को चला रहे हैं और वो है होमो, और एक ही जीनस चला रहे हैं, वो है सेपियंस। सबके दो आंख हैं, सबके एक नाक है, मुंह है, 32 दांत हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। यही सबका एक कॉमन कैरेक्टर है जो एक क्लास में सबको रखे हुए है, वो है मेमेलिया। और एक जीनस में रखे हुए वो है होमो, और एक ही स्पीसीज है जिसका नाम है सेपियंस। बात समझ गए? बात इतनी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस मैम। हमने क्या किया कि जब हम अगर ये पूछते हैं कि प्लांट को कैसे अलग किया, फंजाई को कैसे अलग किया, मोनेरा को कैसे अलग किया, तो हमने करेक्टर्स के बेसिस पे
समानताओं के बेसिस पे एक को अलग क्लास में रख दिया, एक को अलग फाइलम में रख दिया, एक को अलग किंगडम में रख दिया। तो किंगडम हमारे लिविंग वर्ल्ड में दो ही बने, एक बना हमारा एनिमल और दूसरा बना प्लांट। क्योंकि होल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एनिमल और प्लांट के अलावा और कोई चीज इतनी ज्यादा पाई नहीं जाती कि हम उसके बारे में कुछ लिखें। बात समझ गए? फिर हमने क्या कहा कि जब हमने क्लासिफिकेशन दिया तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज को कहा जीनस, यानी जातियों के समूह को वंश कहते हैं, और वंश के समूह को कुल कहते हैं फैमिली, और फैमिली के समूह को ऑर्डर कहते हैं, और ऑर्डर के समूह को क्लास कहते हैं, और क्लास के समूह को फाइलम कहते हैं, और फाइलम के समूह को किंगडम कहते हैं। बात समझ में आई? बात इतनी समझ में आ गई? हमने क्या कहा? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज को कहते हैं जीनस, और ग्रुप ऑफ जीनस को कहते हैं फैमिली, और ग्रुप ऑफ फैमिली है ऑर्डर, और ग्रुप ऑफ ऑर्डर है क्लास, और ग्रुप ऑफ क्लास है फाइलम, और ग्रुप ऑफ फाइलम है किंगडम। अगर प्लांट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा डिवीजन। बस समझ गए? अब हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीसीज। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? वो है स्पीसीज, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीसीज। इतनी बात समझ में आ गई? द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। ऑथर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन समानता और असमानता पे आधारित होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन को लिखेंगे तो क्लासिफिकेशन में लिखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम, देन किंगडम। अब हम देखते क्या है कि जब साइंटिफिक नेम आता है तो साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होते हैं। एक पहला वर्ड होता है जीनस और दूसरा वर्ड होता है स्पीसीज। और जीनस का पहला लेटर लिखते हैं कैपिटल। जीनस का जो पहला लेटर लिखते हैं वो लिखते हैं कैपिटल। बात समझ गए? जीनस का पहला लेटर लिखते हैं कैपिटल और स्पीसीज को लिखते हैं स्मॉल से, इसको लिखते हैं स्मॉल से, इसको लिखते हैं कैपिटल से। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे होमो लिखेंगे कैपिटल और सेपियंस लिखेंगे स्मॉल। बात इतनी समझ में आ गई? और होमो सेपियंस को हम पढ़े, कोई पढ़े, कोई पढ़ाए, होमो सेपियंस नहीं बदलेगा, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। बात समझ में आ गई? होमो सेपियंस नहीं बदलेगा, वो जैसा का तैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यस मैम। समझ में आ गई? क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी? हम लोगों ने लिविंग वर्ड पढ़ा, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि एनिमल को अलग कर दो, प्लांट को अलग कर दो, थैलोफाइटा बना दो, फंजाई अलग पढ़ लो, बैक्टीरिया अलग पढ़ लो। क्यों? क्योंकि अगर हम सबको इंक्लूड करके पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हमको ही नहीं पता है। तो हमको डिवाइड करना बहुत जरूरी है, और पहले शॉर्टकट करके डिवाइड कर दो कि ये प्लांट है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में भी प्लांट है, देन एनिमल है, एनिमल में भी कौन सा डेवलप है, कौन सा अंडर डेवलप है, कौन अनडेवलप है, कौन विकसित है, कौन विकसित होने वाला है। इन सबको अलग अलग करके विभाजित करो, और विभाजित करने के बाद उसकी आगे स्टडी करो। इस काम को करने के लिए कैरोलस लीनियस ने आए और उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले क्लासिफाइड कर दो, किसी भी चीज को क्लासिफाइड कर दो। तो इन्होंने क्या कहा? फादर ऑफ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन की एक ब्रांच बना दी जिसको कहा टैक्सोनॉमी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन हो गए? कैरोलस लीनियस हो गए। इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया, और द्विनाम पद्धति में बताया कि कॉमन नेम कई चीजों के बदलते रहते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन साइंटिफिक नेम एक ही रहेगा, जिसका जो पहला वर्ड है वो जीनस होगा, दूसरा वर्ड होगा स्पीसीज। जीनस होगा कैपिटल और स्पीसीज होगा स्मॉल। लिखिए, समझ में आ गया इतना बेटा? यस मैम।
डन मैम। हो गया? इतनी बात समझ में आ गई सबको? आ गई जगह पर जुल्फिकार? यस मैम। यस मैम। ठीक, अब जरा देखो, हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन को किसके किसके पे बेस्ड दिया। तो एक क्लासिफिकेशन आया जिसको कहा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ये प्रकृति पे आधारित है। और प्रकृति पे आधारित है, अगर प्रकृति चेंज होती रहती है तो उस हिसाब से हम जंतुओं को या पौधों को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो हमको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, हमने उसको कॉम्प्लेक्स कह दिया, जो हमको दिख रहा है सिंपल, हमने उसको सिंपल कह दिया। तो हम प्रकृति पे आधारित किसी चीज को एक सॉलिड तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस सिस्टम को दिया था, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था बेंथम एंड हुकर, proposed by Bentham and Hooker, Bentham and Hooker, Bentham and Hooker ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक, बेंथम एंड हुकर ने दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे क्रिटिसाइज होने लगे, बहुत सारे अपवाद आ गए। तो इस सिस्टम के अलावा जो सिस्टम माना जाने लगा, वो सिस्टम माना जाने लगा फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन का क्या मतलब होता है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर कैसे देखना है हम लोगों को, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने वर्गीकरण किया, तो इसको प्रपोज्ड किया था, proposed by एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल ने साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। और इनकी जो बुक थी, उनका नाम था, उनकी बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम या जेनरा प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने बताया था कि प्लांट की स्पीसीज को हमने ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड किया है, कि पहले कॉम्प्लेक्स आएगा, उसके बाद सिंपल आएगा, तो पहले एल्गी आएगी, फिर आएगा ब्रायोफाइटा, फिर आएगा टेरिडोफाइटा, फिर आएगा जिम्नोस्पर्म, फिर आएगा एंजियोस्पर्म। तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स से, सॉरी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ अपने आप को बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इवॉल्व यानी विकसित किया है। बात समझ गए? तो इन सिस्टम के अलावा एक बात आए, दो टर्म आए, एक आया क्रिप्टोगैम्स और दूसरा आया फेनोरोगैम्स। यानी पूरे प्लांट को इन्होंने उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर दिया, फेनोरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो का मतलब होता है काटो, और काटेंगे हम लकड़ी, समझ गए? ऐसे प्लांट जो ट्री बन जाए वो क्रिप्टोगैम्स। और फेनोरोगैम्स का मतलब फूल, फ्लावरिंग प्लांट जितने भी आ गए हम लोगों के, नॉन वुडी प्लांट जो हो गए वो हो गए फेनोरोगैम्स। उसमें भी हमने डिवीजन किया, हमने डिवीजन किया, एल्गी को अलग कर दिया, एल्गी के करेक्टर के बेस पे लेके एल्गी को बिल्कुल अलग कर दिया, ब्रायो को बिल्कुल अलग कर दिया, फंजाई को बिल्कुल अलग कर दिया, टेरिडो जिम्नो को एक साथ कर दिया, एंजियो तो अलग है। ये हमने क्या किया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ओरिजिन के आधार पर दिया जाता है। फिर इन्होंने क्या बोला कि जो ओरिजिन के आधार पर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके अनुसार एक ग्रुप आता है जिसका नाम है थैलोफाइटा, जिसका नाम है थैलोफाइटा। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था तो यहां सिर्फ फंजाई को उसमें पढ़ लिया था हम लोगों ने। थैलोफाइटा का मतलब होता है बॉडी जिसकी, यानी सबसे सिंपल प्लांट जिसकी बॉडी बैग लाइक, जिसकी बॉडी बैग लाइक हो, यानी थैली नुमा बॉडी हो, बैग लाइक यानी थैली नुमा संरचना है, कुछ दिख नहीं रहा है, बस थैली नुमा संरचना
दिखाई दे रही है जिसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं है। नाली में लगने वाली काई, ब्रेड में लगने वाली फंजाई, उसका कोई संरचना जड़ तना पत्ती किसी को दिखाई देता है? या ईंटों के बीच में लगने वाला ब्रायोफाइटा, उसमें किसी को कुछ दिखाई देता है? उसमें नहीं किसी मैम। को कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है बट नॉट डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट लीफ स्टेम, मतलब वो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं है। जब ये जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं है तो ये किस ग्रुप में आ गया? ये ग्रुप आ गया थैलोफाइटा, जिसकी बॉडी बैग लाइक होती है, थैलीनुमा बॉडी पाई जाती है। बात समझ गए? जब बॉडी थैलीनुमा है तो बॉडी में ट्रू रूट लीफ और स्टेम नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाते हैं। बात समझ गए? नहीं पाए जाते। तो थैलोफाइटा भी अलग से डिवाइड किया गया। थैलोफाइटा को डिवाइड कर दिया गया 3 क्लासेस में, 3 में। एक आ गया फाइकोटा, एक आ गया माइकोटा, फाइकोटा और ब्रायोफाइटा। फाइकोटा, माइकोटा और ब्रायोफाइटा। बात समझ गए? जब इन्होंने क्या कहा माइकोटा, तो उसमें आते हैं फंजाई। अगर आपने देखा होगा कि हर फंजाई के आगे वर्ड लगा है माइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। वो जो माइसिटीज वर्ड है वो माइकोटा से लिया गया है। बात समझ में आ गई? जब हमने फंजाई के लिए वर्ड यूज किया, फंजाई को क्लासिफाई किया, तो फंजाई के लिए माइकोटा वर्ड का यूज किया। माइकोटा वर्ड से हमने फंजाई के क्लासेस डिवाइड किए, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। बात समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई? फिर आते हैं हम लोगों का फाइकोटा। फाइकोटा में हम लोग पढ़ते हैं एल्गी पढ़ते हैं। फाइकोटा में हम लोग पढ़ते हैं एल्गी। ये क्या होता है? फाइकोटस, एल्गी होती है शैवाल, फंजाई होती है कवक, और ये होती है शैवाल। जो नाली के किनारे काई लगती है, इसको काई भी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है शैवाल। तो फाइकोटा वर्ड कहां से आया है? फाइकोटा वर्ड से क्या आएगा? जब हम एल्गी की क्लास पढ़ेंगे तो लिखेंगे फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी। तो ये जो फाइसी वर्ड लेंगे वो फाइकोटा से लेंगे। और जो ब्रायोफाइटा में आएगा वो आ जाएंगे हम लोग के मॉसेस। ठीक, ग्रीन होंगे और जो लेदरी कवरिंग में होंगे, ये हो जाएंगे ब्रायोफाइटा यानी मॉसेस। इतनी बात समझ में आ गई? हमने क्या कहा कि जब भी हम क्लासिफिकेशन दे रहे थे, एक प्राकृतिक क्लासिफिकेशन दिया कि जो हमको दिख रहा है, अगर जटिल दिख रहा है तो हमने उसको जटिल कह दिया, अगर सरल दिख रहा है तो हमने उसको सरल कह दिया। लेकिन कभी ये जटिल सरल चेंज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। तो उन्होंने कहा ये सिस्टम तो भाई ठीक ठाक नहीं है कि हम जटिलता के आधार पर सबको डिवाइड करें, जो नेचर में दिख रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, ओरिजिन के आधार पर डिवाइड करो। अगर ओरिजिन सिंपल है तो वो पहले, और जो ओरिजिन कॉम्प्लेक्स है तो वो बाद में। बात इतनी समझ में आ गई? तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जब आया तो इसको प्रपोज किया एंगलर एंड प्रेंटल ने। इसको प्रपोज किसने किया? एंगलर और प्रेंटल ने। फिर आ गया, ये उत्पत्ति के आधार पर था। फिर थैलोफाइटा ग्रुप आया। थैलोफाइटा में बॉडी बैग लाइक होगी, यानी थैलीनुमा बॉडी पाई जाएगी, जिसमें जड़ तना पत्ती सही नहीं होगा, दिख ही नहीं रहा होगा, सिर्फ एक बैग थैली की तरह बॉडी दिख रही होगी। थैलोफाइटा में ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं पाए जाएंगे। थैलोफाइटा में माइकोटा, फाइकोटा, ब्रायोफाइटा आएंगे। माइकोटा में आ जाएगी फंजाई यानी कवक, फाइकोटा में आ जाएगी एल्गी यानी शैवाल, ब्रायोफाइटा में आ जाएंगे मॉसेस यानी ग्रीन कलर के प्लांट। लिखिए इसको। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done, ma'am. हो गया सबका? Yes, ma'am. अब जरा देखो, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? हेलो पढ़ते हैं हम सबसे पहले ग्रुप पढ़ेंगे फाइकोटा, क्योंकि माइकोटा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हमको पढ़ना है। तो हम पहला ग्रुप उठाएंगे फाइकोटा। बात समझ में आ रही है? पहला ग्रुप कौन सा उठा रहे हैं हम? फाइकोटा। Five. ठीक, तो फाइकोटा जब ग्रुप उठाते हैं हम, तो उसमें क्या देखते हैं? मैम आवाज बहुत कम आ रही क्या आ रही है? है, वॉइस कम आ रही थी। हाँ, वो कभी कभी कम आ जाती है। अब आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। फाइकोटा, फाइकोटा का क्या मतलब होता है? फाइकोटा में हम लोग को पढ़नी है एल्गी, एल्गी। ठीक, तो स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, और एल्गोलॉजी। बस समझ गए? स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी और स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं एल्गोलॉजी। फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कौन है? M.O.P. एंगर, M.O.P. एंगर। ठीक, ये फादर ऑफ एल्गोलॉजिस्ट हैं। फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है? एल्गोलॉजी है M.O.P. एंगर, M.O.P. एंगर ये फादर ऑफ एल्गोलॉजी है। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा क्या ये थैलोफाइटा ग्रुप का है, तो इसमें जितनी भी एल्गी होती हैं वो मॉइस्ट में, सॉरी, एक्वेटिक होती हैं, सम एक्वेटिक होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं, ट्रियल यानी जली होती हैं, और मॉइस्ट तथा छायादार स्थान में पाई जाती हैं। मॉइस्ट तथा छायादार स्थान में पाई जाती हैं, छायादार स्थान में पाई जाती हैं, ऐसी जगह
मैम डिस्प्ले शो नहीं हो रही है। वॉइस भी नहीं आ रही। हाँ, अब बोलो क्या नहीं हो रही है? आवाज आ रही है? मेरा माइक म्यूट हो गया था। देखो, हमने क्या कहा, ऑटोट्रॉफिक की नेचर होती है, एल्गी स्वपोषी होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि परजीवी एल्गी सिफेल्यूरस होती है, जो चाय की पत्ती में डिसीज कॉज करती है, रेड रॉट। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। फादर ऑफ एल्गोलॉजी MOP एंगर। देखो, अब कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जो एल्गी है वो शेप और साइज के अकॉर्डिंग स्वपोषी होती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर अलग अलग देखेंगे। तो यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी कौन है? जिसके पास फ्लैजिला है। मैम एक बार MOP से बता दो। अच्छा, देखो, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी है MOP एंगर। ठीक, फादर ऑफ एल्गोलॉजी है MOP एंगर। एक्वेटिक है, जली है, मॉइस्ट है, छायादार स्थान में पाई जाती है, स्वच्छ जल में पाई जाती है, फ्रेश वाटर होती है, मैराइन होती है, समुद्री जल में पाई जाती है, समुद्री जल में भी पाई जाती है, अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होती है। स्वपोषी होगी, अपना भोजन स्वयं बनाती है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, सारी एल्गी तो स्वपोषी है, लेकिन जो एल्गी परपोषी है, परजीवी है, वो एल्गी का नाम है सिफेल्यूरस। यही अपवाद है, यही क्वेश्चन है। ये डिसीज कॉज करती है चाय की पत्ती में रेड रॉट डिसीज इन टी लीफ। चाय की पत्ती में ये रेड रॉट डिसीज कॉज करती है। यूनिसेलुलर मोटाइल यानी एक कोशिकीय है और गति करती है। इसका नाम फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसका नाम क्लेमाइडो मोनास है, क्लेमाइडो मोनास है। और दूसरा नॉन मोटाइल है जिसके पास फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, वो एल्गी है हमारी, फ्लैजिला एब्सेंट है, वो एल्गी हमारी कौन सी? क्लोरेला, क्लोरेला। बात समझ गए? इसको ऐसे लिख लोगे क्लोरेला, और ये क्लेमाइडो मोनास, क्लेमाइडो मोनास। ये बात इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखनी है। बात नहीं समझ में आ गई? ग्रीन फिर एल्गी है क्या? हाँ, ये ग्रीन एल्गी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस यानी तंतुनुमा। तंतुनुमा एल्गी कौन सी है? फिलामेंटस, यानी सेल ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करती जा रही है, करती जा रही है, यूं। तो ये जो तंतुनुमा एल्गी है वो है कौन सी? यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। बात समझ गए? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, थ्रिक्स तथा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। बात समझ गए? ये हम लोगों की तंतुनुमा एल्गी है। इतनी बात समझ में आ गई है? यस इतनी बात मैम। सबको समझ में आ गई? लिखिए इसको।
डन मैम। हो गया, रब कर दें। यस मैम। अब जरा देखिए, कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी, एल्गी जो समूह बना के रहती है, वॉल्वैक्स। हाँ वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स है। इस वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जो होती है वो होती है हॉलो बॉल, कॉलोनी होती है हॉलो बॉल की तरह, ठीक, हॉलो बॉल की तरह होती है, जिसकी कॉलोनी की जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है वो एक ही साइड होता है, हॉलो बॉल की तरह होती है। तो ये इस हॉलो बॉल की कॉलोनी को बोलते हैं सीनोबियम, सीनोबियम। बस समझ गए, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो हॉलो बॉल की तरह होती है, जिसको हम लोग सीनोबियम के नाम से जानते हैं। इतनी बात में समस्या है। अब आते हैं हम लोग, फिलामेंटस हो गई, कॉलोनियल हो गई, ये सारी एल्गी का शेप एंड साइज हो गया कि किस तरीके की एल्गी प्रेजेंट होती हैं। दूसरी बात क्या बताएंगे, अगर हम किसी वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, एल्गी में वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं अगर हम लोग, तो उस स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। उस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर में हमको दिखाई देती है सबसे बाहर सेल वॉल है, जो कि प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सेल वॉल होगी सबसे बाहर, जो कि बनी किससे होगी, एल्गल सेलुलोज की बनी होगी, एल्गल सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। बात समझ गए, अगर सेल वॉल है और वो एल्गल सेलुलोज की बनी हुई है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सी बात पूछी जाती है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो हम लोग दिमाग लगाने लगते हैं ग्लूकोज फलान फलान, तो हम लोग का सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सेल वॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है मिडिल लैमिला। क्या पाई जाती है, मिडिल लैमिला। तो मिडिल लैमिला में क्या होता है, ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। और उसके जस्ट नीचे पाई यानी कोशाभित्ति, मध्यभित्ति, फिर आ जाएगी प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। अगर सेल वाली बात याद हो तो प्लाज्मा लेमा प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ये याद है, कुछ पढ़ा है सेल में कि जो प्लाज्मा लेमा होती है वो प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा आउटर सेल वॉल है, जिसको हम लोग कोशाभित्ति बोलते हैं, क्योंकि एल्गी में प्रेजेंट है तो एल्गल सेलुलोज बोलने लगते हैं। सेल वॉल वैसे सेलुलोज की बनी होती है। मिडिल लैमेला है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी है। प्लाज्मा लेमा है जिसमें प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन पाया जा रहा है। उसके अंदर प्रोटीनस जेली लाइक द्रव्य भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है और ये जेली लाइक होता है। इस जीव द्रव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक साइटोप्लाज्म यानी कोशा द्रव्य और दूसरा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। साइटोप्लाज्म, कोशा द्रव्य और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में बेटा विभिन्न प्रकार के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, अगर हम साइटोप्लाज्म को देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाएंगे, कोशिकांग पाए जाएंगे, कोशिकांग पाए जाएंगे यानी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जिसमें माइटो आ जाएगा, गोल्जी, ईआर यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। और न्यूक्लियस विकसित होगा। केंद्रक कैसा होगा, विकसित होगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक विकसित होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये यूकारियोटिक कोशिका है, केंद्रक विकसित होगा। दूसरी बात क्या बताते हैं कि जो ये हम लोगों का पूरी एल्गी है
उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक विविधता नहीं पाई जाती, यानी मेल तथा फीमेल अलग नहीं होते, मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, प्लस और माइनस स्ट्रेन का यूज करते हैं। जब लैंगिक विविधता नहीं पाई जाती तो जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव है वो है मेल, उसको कहा प्लस, और जो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, जो नॉन मोटाइल है, उसको कहा फीमेल, और उसको लिखे माइनस से। अगर एल्गी कॉलोनी में समूह में समूह हॉलो बॉल है तो कॉलोनी को सिनोबियम बोलते हैं। उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी है, प्लाज्मा लेमा है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी है, प्रोटोप्लाज्म है जो कि 2 भागों में विभाजित है, साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। लैंगिक विविधता नहीं पाई जाती है, प्लस और माइनस स्ट्रेन वर्ड का यूज किया जाता है। यस मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, एंड दैट्स ऑल टुडे। और इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यस मैम। लिख लिया? यस मैम। सबने लिख लिया? लिख लिया बच्चों? यस मैम, ऐड नहीं करो। ओके।